Hello everyone, I welcome you all in the next class, that is third class of the physics, and the chapter is force and laws of motion. So जैसा कि हम लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छे से चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं और सारी जो चीज़ें हैं उसको हम लोग विजुअल्स एंड एनिमेशंस के फॉर्म से हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उसी कॉन्सेप्ट को, उसी जो हमारा लेवल है उसी को हम लोग मेंटेन करते हुए वही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे दोबारा से इम्प्लीमेंट करते हुए नेक्स्ट क्लास को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसमें जो लास्ट चैप्टर था, लास्ट जो पार्ट था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट इज बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको हम लोग पूरा रिटन के फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। जो लोग नोट्स बना रहे होंगे ऑब्वियसली उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जैसा कि है यहाँ पे कि बैलेंस फोर्स, जिसको हमने एक्सप्लेन किया था, बैलेंस फोर्स है, उस केस में नेट फोर्स क्या होगा, आपका 0 होगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप देखें, इफ द रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू 0 इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। अगर नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 0 है, ठीक है ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसा कि हम लोग नेट रिजल्टेंट फोर्स को हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखा भी था। तो अगर ऐसा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट, बैलेंस फोर्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने काफी इसको देख रखा है। दैट इज टग ऑफ वॉर, बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंज इन मींस अगर आपका जो बैलेंस फोर्स है वो क्या है, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, जो मींस स्टेट है, उसको चेंज नहीं करेगा। अगर जो बैलेंस फोर्स है, जैसे ये बैलेंस ये है, दोनों साइड से मैं सेम फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, तो इसकी पोजीशन क्या है, चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसका जो स्टेट है, अगर ये रेस्ट में है तो क्या होगा, रेस्ट में ही रहेगा। पोजीशन को हम लोग नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्टेट बोल रहे हैं। इसका रेस्ट क्या, स्टेट क्या है, रेस्ट पोजीशन है, रेस्ट कंडीशन है, रेस्ट स्टेट है, तो क्या होगा, ये रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वहां पे हम लोग बैलेंस फोर्स लगाएंगे तो भी उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा, उसको हम लोग रोक नहीं सकते। अगर मूव कर रहा है तो उसको भी हम लोग क्या है, रोक नहीं सकते। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया था कि लेट अस सपोज कोई स्टोन क्या है, रोल कर रहा हो, किसी स्लोप पे क्या है, रोल कर रहा हो, और आपने क्या कर दिया, 100 न्यूटन या 1000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके आपने उसको रोक लिया, और पीछे से उस साइड से भी किसी ने क्या कर दिया, धक्का देना शुरू कर दिया, 1000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, तो स्टोन पे जो नेट बैलेंस फोर्स है क्या हो गया, वो 0 हो गया। नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। दैट मीन्स देखिए सब बैलेंस फोर्स, और वो दोबारा से क्या हो जाएगा, वो अपनी उसी स्टेट को मेंटेन करेगा। पहले भी मूव कर रहा था और अभी भी क्या करेगा, वो मूव ही करेगा, उसको हम लोग रोक नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है कि अगर बैलेंस फोर्स कहीं पे अप्लाइड है तो उसकी स्टेट को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अगर उसका स्टेट क्या है, मोशन है, तो मोशन ही करता रहेगा, अगर रेस्ट है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। और दोनों का मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है, व्हेन फोर्स आर अप्लाइड फ्रॉम बोथ द साइड ओवर अ बलून्स। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस फोर्स क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके लिए क्या होगा, उसमें उसकी पोजीशन मीन्स उसका जो शेप होगा ऑब्जेक्ट का वो चेंज होगा। जैसे लेमन है, लेमन के स्क्वीज किया हमने, उसका क्या हो गया, शेप चेंज हो गया। तो बैलेंस फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओनली फॉर द चेंज ऑफ शेप, ठीक है। बलून है, बलून को हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, क्या हो गया, उसका शेप चेंज हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा क्ले है, क्ले पे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, बैलेंस फोर्स, चारों डायरेक्शन से आपका फोर्स अप्लाई किया आपने, उसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया, समझ में आ गया। आपने आटा देखा होगा घर में है, उस पर आपने फोर्स अप्लाई किया, उसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। पेपर लो, पेपर पे आप फोर्स अप्लाई करोगे, उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कर्टेन्स है, कर्टेन्स पे फोर्स अप्लाई करोगे, उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फोम है, फोम पे आप फोर्स अप्लाई करोगे, उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स अगर बैलेंस फोर्स है, दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ शेप, नथिंग एल्स, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, दैट इज अनबैलेंस फोर्स, जहां पे आपका जो नेट फोर्स है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इन दैट केस आपका जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0, दैट मे बी ग्रेटर देन और लेस देन, और ग्रेटर देन और लेस देन 0, ठीक है। दैट मीन्स डिपेंडिंग ऑन द फोर्स, कि आपका फोर्स किस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले रहे हो, किस डायरेक्शन को आप नेगेटिव ले रहे हो। दैट मीन्स जो नेट फोर्स होगा दैट विल नॉट, रिजल्टेंट फोर्स जिसको बोलते हैं, नेट फोर्स को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं, दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0। बस एक ही कंडीशन,
जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ऐसा केस है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स। और ये जो अनबैलेंस फोर्स है ये क्या करेगा, अगर अनबैलेंस फोर्स है तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज करेगा, ऑब्जेक्ट का क्या है, शेप भी चेंज करेगा और उसको किसी डायरेक्शन में मूव भी कराएगा। जैसे कि लेट अस सपोज कि यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ पे क्या है 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ये जो 20-20 दोनों साइड लग रहा है वो कैंसिल आउट हो रहे हैं। जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है क्या है, इस डायरेक्शन में 80 न्यूटन है, आप इसको देख सकते हैं 80 न्यूटन है इस डायरेक्शन में, है कि नहीं। तो जो 20 न्यूटन है इधर से लग रहा हो, जो 20 न्यूटन इधर जो एक दूसरे को कैंसिल आउट किए वो क्या करेंगे, वो ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करेंगे। और ये जो नेट फोर्स है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को उस डायरेक्शन में मूव कराएगा। दैट मीन्स अनबैलेंस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द थिंग्स, दैट इज टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज वेल एज टू चेंज द state of an object. Responsible for both. First one is to change the shape of an object and next one is to change the state of an object. Is it clear? समझ में आ गया आपको। तो दोनों केस में यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है ना, क्लियर है। चलो तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कुछ दो साइंटिस्ट हैं। फर्स्ट जो है ये गैलीलियो गैलीलियाई एंड नेक्स्ट वन इज सर आइजैक न्यूटन। ये दोनों जो साइंटिस्ट हैं फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और इस सब्जेक्ट में इनका काफ़ी मीन्स ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है इसमें इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, वैसे तो इन्होंने और भी बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं, तो इन्हीं का बेसिकली जो भी हम लोग इस पूरा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में जो भी हम लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं इसमें सारा कॉन्ट्रीब्यूशन इन्हीं दोनों लोग का है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन दो साइंटिस्टों को आपको दिखाया है। आपको समझ आना चाहिए कि ये जो सारे कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसके पीछे जो मेन है, ठीक है, जो मेन साइंटिस्ट हैं वो कौन से लोग हैं जिन्होंने ये सारे कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, तो उनको जानना जरूरी है। तो ये दोनों लोग हैं, फर्स्ट वन इज गैलीलियो गैलीलियाई एंड नेक्स्ट वन इज सर आइजैक न्यूटन। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मोस्टली ज्यादातर जो फेमस हुए थे सर आइजैक न्यूटन ही फेमस हुए थे। गैलीलियो गैलीलियाई ने कुछ कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, बट उसी पे जो सर आइजैक न्यूटन है थोड़ा सा और वर्क करके उसमें थोड़ा और कॉन्सेप्ट ऐड करके उन्होंने थोड़ा सा उसको आगे नेक्स्ट लेवल पे ले गए। बट जो बेसिक फंडामेंटल था वो गैलीलियो गैलीलियाई ने डेवलप किया था। तो उन्होंने क्या किया था कि एक वेज शेप लिया था, ऐसा शेप है, दोनों साइड से जो इंक्लिनेशन है इसका सेम है, ठीक है, ऐसा शेप लिया था और ये कंप्लीटली क्या है, फ्रिक्शनलेस है, देयर इज नो फ्रिक्शन। और उन्होंने क्या किया, यहां पे एक बॉल लिया और इस बॉल को एक हाइट पे रखा, यहां पे इस बॉल को एक हाइट पे रखा, लेट अस सपोज दैट हाइट इज h, एक हाइट पे रखा, दैट हाइट में बी h, ठीक है, और वो हाइट कोई भी हो सकता है, h मैंने एक वेरिएबल ले लिया, आप कोई भी हाइट न्यूमेरिकल फॉर्म में ले लो, 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर कुछ भी आप ले लो। तो इस इंक्लिनेशन इंक्लाइंड शेप पे रखा गया और ये जो इंक्लाइंड सरफेस है वो क्या है, 100% फ्रिक्शनलेस है। अभी हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं। तो जब उन्होंने ऐसा शेप लिया और इस ऑब्जेक्ट को एक हाइट h से उन्होंने यहां से रिलीज किया इस बॉल को, तो उन्होंने ये देखा कि ये ऐसे आ रहा है, ऐसे इस सरफेस पे आया और यहां पे इसने मूव करना शुरू कर दिया, इस दूसरे जो इंक्लिनेशन है इस डायरेक्शन में वो मूव करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जब आ रहा था इसके पास एनर्जी थी और वो एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफर हो गई, मूव करा दिया। उसको रिस्पॉन्सिबल जो एनर्जी थी उसके पास, जो ऑब्जेक्ट ने ऑक्युपाई किया था ड्यूरिंग कमिंग आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हाइट, वो एनर्जी उसको सपोर्ट किया इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए। और ऐसा उन्होंने देखा कि ये जो बॉल है वो उतने ही हाइट को अचीव कर रहा है जितना कि वो पहले जिस हाइट से आया था, दैट हाइट इज h, वो उसी हाइट को अचीव किया, सेम हाइट था, दैट इज h। वो काफी सरप्राइज हुए यहाँ पे कि बॉल जो है सेम हाइट को अचीव कर रहा है। उन्होंने थोड़ा सा अपना जो मॉडल था उसको चेंज किया। उन्होंने देखा चलो थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं और ये जो इंक्लिनेशन है इसको और इंक्लाइन करते हैं। इसका जो इंक्लिनेशन है उनको ये लगा कि दोनों सेम इंक्लिनेशन पे हैं, जितना डिस्टेंस ये मूव किया उतना ही डिस्टेंस ये भी मूव कर दिया।
ठीक है, उन्होंने हाइट पे उतना ध्यान नहीं दिया, बट उन्होंने क्या किया, जैसे इसकी इंक्लिनेशन को चेंज किया और कम किया, दैट मीन्स ये कुछ ऐसा शेप लिया उन्होंने, ऐसा प्लेन लिया, ऐसा सरफेस लिया। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इंक्लिनेशन क्या हो गया, कम हो गया। अब उन्होंने क्या किया, इसी हाइट से बॉल को रिलीज किया और ये सरफेस हटा दिया उन्होंने। तो जैसे रिलीज किया उन्होंने देखा कि ऑब्जेक्ट तो सेम हाइट अचीव कर रहा है जो कि पहले अचीव कर रहा था, दैट इज अगेन h। और यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और उन्होंने एक बार और ट्राई किया और उन्होंने ये देखा कि नेक्स्ट जो स्लोप है उन्होंने और स्लोप को रिड्यूस किया और दोबारा से ये दोनों को हटाया और बॉल को यहां से रिलीज किया और उन्होंने पाया कि बॉल अगेन उसी हाइट को अचीव कर रहा है जो कि पहले अचीव कर रहा था। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा हो। तो उनको ये समझ में आया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉल है, उसको किसी हाइट से अगर हम लोग रिलीज करेंगे और कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, तो वो उसी हाइट को क्या है, अचीव करने का कोशिश करेगा। दैट मीन्स फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैं ऐसा करूं कि हाइट ही ना दूं उसको क्या कर दूं, प्लेन सरफेस पे रोल करने दूं, तब क्या होगा। दैट मीन्स उन्होंने ऐसा लिया, इस सारे अरेंजमेंट को हटाया और यहां से इसको रिलीज किया और जैसे ही रिलीज किया उन्होंने ये देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट है कॉन्टिन्यूअस मूव कर रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, इन्होंने यहां से रिलीज किया क्योंकि वो उस हाइट को अचीव करना चाह रहा है, वो उसको हाइट मिल ही नहीं रहा है और वो मूव करते जा रहा है और रेस्ट्रिक्शंस कोई है नहीं, फ्रिक्शन सरफेस के बीच में है नहीं जो उसको रोकेगा, और वो उस हाइट को अचीव करना चाह रहा है और वो यहाँ पे इंक्लिनेशन 0 है, इंक्लाइंड है ही नहीं है, हाइट उसको मिलेगा नहीं और वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस मूव करता गया। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और यहां से उन्होंने एक अपना ऐसा कुछ शेप था उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, वेज शेप था, और यहां से उन्होंने एक अपनी थ्योरी उन्होंने दिया, दैट मीन्स व्हेन अ मार्बल इज रिलीज फ्रॉम लेफ्ट it would roll down the slope and go to the opposite side of the same height from which that marble is released। और उन्होंने ये देखा कि दोबारा से उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया कि अगर राइट साइड में हमने प्लेन सरफेस रख दिया, यहां पे लिखा हुआ है इफ द राइट साइड प्लेन वेयर अल्टीमेटली मेड हॉरिजॉन्टल, अगर राइट साइड का जो लेफ्ट साइड का जहां से रिलीज किया जा रहा है और राइट साइड का जो प्लेन है कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल कर दिया गया, दैट मींस स्लोप इज रिड्यूस्ड टू 0, द मार्बल वुड कंटिन्यू टू ट्रेवल फॉरएवर। जो मार्बल है, जो ये आपका बॉल है, दैट कंटिन्यू टू ट्रेवल फॉरएवर, कभी वो रुक ही नहीं रहा था। तो यहां से जो एक कुछ कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है, जो रियल लाइफ में, इसको अभी हम लोग लॉ के फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे जो भी यहाँ पे है। तो यहाँ से कुछ जो कॉन्सेप्ट है जो हमारे रियल लाइफ में भी होता है, वो सारी चीजें उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि मान लो, इसका मतलब क्या है कि अगर हमने कहीं पे फोर्स अप्लाई किया, अगर इसका मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट जो ये जो था पिछले वाले केस में, अगर आप देखेंगे इसमें कि ये जो बॉल है ये क्या है, यहां से हमने इसको रिलीज किया, दैट मीन्स इसको हमने क्या है, एक मोशन दे दिया, ठीक है, और यहां पे कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्या है, ऑब्जेक्ट मूव ही करता रहेगा, उसका स्टेट चेंज नहीं होगा, वो अपना स्टेट चेंज ही नहीं करना चाहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहां से ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव ही करना चाहेगा। ठीक है, या अगर कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। समझ में आ गया। तो यहां से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है कि जैसे कोई बाइसिकल है, मूव कर रहा है, तो बाइसिकल मूव कर रहा है तो इसके ऊपर जो ये ह्यूमन है, जो पर्सन है, ये भी क्या होगा, ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा उसी डायरेक्शन में। और सडनली एक ऑब्स्टेकल आया, बाइसिकल तो रुक गया, बट ये जो पर्सन है वो क्या है, मूव ही करेगा, उसकी बॉडी क्या है, मूव ही करेगी, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई है नहीं। बाइसिकल तो रुक गया बट वो मूव करेगा, तो इस वजह से क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके गिर जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी क्या है, मूव ही करती रहेगी।
ऐसे ही आपने देखा होगा कि बसेस में जैसे ही सडनली आपका जो बस है एक्सेलरेट करता है, तो जो पैसेंजर है वो पीछे की तरफ चले जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे इस वाले केस में बॉडी क्या था? मोशन में था। सडनली आपने रोकना चाहा, आपका बाइसिकल क्या है? रुक गया, बट बॉडी आगे चली गई। यहाँ पे क्या है? बॉडी आपका रेस्ट में था, सडनली आपने जो व्हीकल है उसको आपने आगे मूव करा दिया। बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहेगा, इसलिए बॉडी क्या है? पीछे की तरफ झुक जाएगा, क्योंकि बॉडी वहीं पे रहना चाहेगा ना। आपने जो व्हीकल था उसको आगे ले गए, बॉडी को थोड़ी ले गए। तो आप मैनेज करते हो और अपने को संभालते हो और उस जो बस है उसके साथ लेके आते हो। इसलिए हम लोग क्या है? पीछे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी उसी पोजीशन को रिटेन करना चाहता है। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे है, जो आपने देखा होगा एथलीट्स हैं, एथलीट्स कोई हाई जंप है, उसको उनको जंप करना है, तो क्या है? काफी रनअप लेके आते हैं, काफी दूर से क्या है? रनअप लेके आते हैं। तो वो जो रनअप है और यहाँ पे जैसे ही आते हैं वो क्या करते हैं? अपनी पूरी एनर्जी जंप करने में लगाते हैं, फुल पोटेंशियल लगाते हैं। तो जंप करने में उन्होंने वहां पे उस पोजीशन पे आके क्या है? फुल पोटेंशियल जंप करने में लगाया। बट उसके पहले जो उनका बॉडी जो था मूव कर रहा था, वो मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है उनको आगे ले जाने में। वो जो फोर्स होता है उनको, वो जो मोशन होता है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आगे ले जाने में उनकी बॉडी को। बट यहाँ पे ये क्या है? अपना फुल पोटेंशियल लगाते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में जंप करने के लिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारे रियल लाइफ में इन्वॉल्व हो गया। वो जो कॉन्सेप्ट जो हमने गैलीलियो गैलीलियाई ने दिया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है उसी स्टेट को क्या है? मेंटेन करना चाहेगा। यहाँ पे क्या है? एथलीट्स मूव कर रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वो उसी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। और यहाँ पे क्या है? उन्होंने सिर्फ पूरा पोटेंशियल जंप करने में लगाया और बॉडी अपने आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। यही सेम होता है। जो बॉलर्स होते हैं, फास्ट बॉलर होते हैं, वो क्या है? काफी लंबा रनअप लेके आते हैं। तो जो रनअप है, बॉल के पास, बॉल उनके पास है, तो बॉल के पास उतना वेलोसिटी हो गया। अब उन्होंने क्या कर दिया? एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई किया, तो वो फोर्स और जो रनअप वाला जो फोर्स था दोनों ऐड हो गया बॉल में, तो क्या हो गया? बॉल की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। फास्ट बॉलर उसको बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा जो स्पिनर होते हैं, जो कम रनअप लेते हैं, उनकी वेलोसिटी, बॉल की वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं हो पाती है। अगर उनको वेलोसिटी वो मेंटेन करनी है तो उनको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट, आपने ऐसा देखा होगा, ये एक्सपेरिमेंट काफी फेमस है कि आप एक ग्लास का वो ग्लास लीजिए, ग्लास पे एक कार्ड रखिए, हार्ड मीन्स काफी थोड़ा सा हार्ड हो, पेपर हो, हार्ड हो, कार्ड जिसको बोलते हैं, प्लेइंग कार्ड आप ले सकते हैं, उसको रखिए, उसके ऊपर एक कॉइन रखिए। कार्ड को आप हाई फोर्स से आप एक इंस्टेंट फोर्स दीजिए। जैसे ही आप इंस्टेंट फोर्स देंगे उस कार्ड पे, तो कार्ड क्या होगा? कार्ड को आपने मूव कराया, कार्ड पे फोर्स लगाया आपने, वो तो मूव कर गया, हाई वेलोसिटी से मूव करेगा। बट जो कॉइन है वो रेस्ट में रहना चाहिए, क्योंकि उस पर फोर्स नहीं लगा है। ठीक है, वो उसी स्टेट को रिटेन करना चाहेगा। और जैसा ही ऐसा होगा तो कॉइन आपका क्या उसी पोजीशन पे रहना चाहेगा, और जैसे ही कार्ड बीच से गया कॉइन ग्लास में गिर जाएगा। आप एक एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट है, आपने देखा होगा कि जो ट्रीज हैं, ट्रीज को सडनली जब हम लोग शेक करते हैं, इन दैट केस क्या होता है कि जो लीव्स, जो ब्रांचेस हैं वो मोशन में आ जाते हैं, बट जो लीव्स हैं, जो ट्रीज के जो लीव्स हैं और जो फ्रूट्स हैं वो क्या है? अपनी स्टेशनरी पोजीशन मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो फोर्स लग नहीं रहा है। इसीलिए क्या हो जाता है? वो ब्रांचेस से डिटैच हो जाते हैं और जो फ्रूट्स हैं और लीव्स हैं नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो गैलीलियो गैलीलियाई का एक्सपेरिमेंट था, उससे हम लोग ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। दैट मीन्स नेक्स्ट जो फिनोमिना है, अगर आप देखेंगे तो ये जो कारपेट है, कारपेट की डस्टिंग करते हैं हम लोग, सडनली उसको क्या करते हैं हम लोग? वेलोसिटी देते हैं। और जो सडन वेलोसिटी देते हैं, आराम से करेंगे तो डस्ट बाहर नहीं आएगा, सडन करेंगे तो उस केस में हमने क्या किया? हाई फोर्स अप्लाई किया कारपेट पे, और जो उसमें डस्ट पार्टिकल है उस पर हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया। तो डस्ट पार्टिकल क्या है? रेस्ट है, तो रेस्ट में ही उसी पोजीशन को रिटेन करना चाहेंगे और कारपेट मूव कर जाएगा। दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? डिटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल देखो बाहर आ गए, कारपेट अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे आपने देखा होगा कि जो कपड़े होते हैं, वेट क्लॉथ्स हैं,
उसको हम लोग सडनली काफ़ी सेक करते हैं हाई फोर्स से, तो उस केस में क्या होता है, आपका वाटर अलग हो जाता है और क्लॉथ्स अलग हो जाता है। दैट मीन्स वहाँ पे आपको दोनों में डिटैच चीज़ें आपको दिख रही होंगी। आप ऐसे कर लेना कि आप वेट क्लॉथ्स लेना, उसको सडनली हाई फोर्स से खींचना, ठीक है, ऐसा कुछ केस करना। ऐसे सिचुएशन में आपको दिख जाएगा कि वाटर डिटैच होते हुए आपको दिख जाएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट होता है आपका वॉशिंग मशीन में, ठीक है। वॉशिंग मशीन में भी यही सेम कॉन्सेप्ट होता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, हाई स्पीड से क्लॉथ्स को रोटेट कराते हैं, तो क्लॉथ्स रोटेशन में आ जाता है, उसको हमने वेलोसिटी दे दिया। बट वाटर क्या है, अपनी रेस्ट पोजीशन ही मेंटेन करना चाहता है, वो क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है उससे, और क्लॉथ्स आपका क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन है। कैरम का भी सेम सिचुएशन है। कैरम बोर्ड जो है, कैरम बोर्ड से क्या करते हैं, अगर आपका स्टैक है, ये वो जो कॉइन्स हैं, जो कैरम का जो कॉइन है, उसको हम लोग नीचे वाले को हम लोग क्या है, स्ट्राइकर से हाई फोर्स से उसको मारेंगे, जो नीचे वाले जो कॉइन है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल के चला जाएगा, बाकी का स्टैक एज इट इज वहीं पे रह जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या है, सिर्फ नीचे वाले पे फोर्स लगाया, बाकी वाला मोशन में नहीं आएगा, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है। दैट विल ट्राई टू मेंटेन देयर स्टेट because we have not applied any external force on that particular coins. ओके, तो यहां से ये जो सारा कॉन्सेप्ट है और जो गैलीलियो का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जिसको हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा है, तो न्यूटन ने इसको एक स्टेप आगे लेके आए और उसी से उन्होंने एक अपना लॉ बनाया, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। और उनका ये मानना है, उन्होंने ये बोला कि एवरी ऑब्जेक्ट will try to retain their state until or unless we are not applying any external force, or if an object is in motion or in a state of rest, that will be in their state until or unless we are not applying any external force. तो ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि गैलीलियो गैलीलियाई का जो एक्सपेरिमेंट है उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। और अगर मैं ये बोलूं, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, अगर आपका आता है एग्जाम में कि न्यूटन फर्स्ट लॉ के एग्जाम्पल्स लिखिए जो रियल लाइफ से रिलेटेड हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, ये सारा एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो आपको ये समझना है कि आपको एग्जाम्पल्स कैसे लिखना है। तो एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है, 6, 7, 8 एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको यहीं बता दिया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप इजिली लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या है, एन ऑब्जेक्ट इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट बाय अप्लाइंग फोर्स। क्या है कि दैट ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज देयर स्टेट अनटिल और अनलेस, अगर कोई ऑब्जेक्ट है स्टेट ऑफ रेस्ट में है या मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में, so that state will not change until or unless we have not applied any external unbalanced force. We have not applied any external unbalanced force. Unbalanced force जरूरी है। That means to change the state of an object we have to applied external unbalanced force. That means in other word all object resist a change in their state of motion. दैट मीन्स हर एक ऑब्जेक्ट जो उनका स्टेट है वो उसी स्टेट में रहना चाहते हैं। आपने देखा होगा आपके घर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो सालों से पड़े हुए हैं, टीवी है अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं ना कि आपने देखा अभी टीवी आपके वॉल पे अभी है, थोड़ी देर के बाद कहीं और मूव कर जाएगा, नहीं होता है ऐसा, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है वो ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन को मेंटेन करता है अनटिल और अनलेस हम लोग क्या है कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करके उसको क्या है एक जगह से दूसरी जगह ना कर, है कि नहीं, क्लियर है। तो आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, दैट डू नॉट अलाउ टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स इफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन that will try to remain in state of motion, or if object is in state of rest then object is trying to retain that particular state
until or unless we are not applying any external unbalanced force। ये जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, जो कि स्टेट को चेंज होने से रजिस्ट कर रही है, जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट, कोई प्रॉपर्टी होगी ना ऑब्जेक्ट की जो कि उसके स्टेट या पोजीशन को चेंज होने को क्या कर रही है, रजिस्ट कर रही है। जो ऑब्जेक्ट की स्टेट को, अगर वो इसका स्टेट क्या है, मोशन में है, मूविंग स्टेट है, तो रेस्ट में नहीं आना चाहेगी, रेस्ट में है तो मूव नहीं करना चाहेगी। तो ये जो स्टेट है उस स्टेट को रजिस्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट जो है, वो जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो रनर्स होते हैं, जो फिनिश पॉइंट होता है उसके बाद भी वो क्या है, काफी दूर तक रन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है, इनर्शिया है। इनर्शिया इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा। इसका मतलब क्या है कि जिसका मास ज्यादा होगा, अगर वो मूव कर रहा है और उसकी स्टेट को चेंज करना है, उसको स्टॉप करना है, तो वी हैव टू अप्लाई द ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स। अगर किसी का इनर्शिया या मास कम है, दैट मीन्स उसका इनर्शिया क्या होगा, कम होगा, और उसकी स्टेट को हमें चेंज करना है तो हमें क्या है, फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो एथलीट्स होते हैं वो क्या है, उनका इनर्शिया होता है, उनका मास होता है, ठीक है, 50-60 kg के होते हैं, उनका मास होता है, इनर्शिया भी है। इसीलिए जैसे ही फिनिश पॉइंट पे आते हैं वो अपने आप को तुरंत नहीं रोक पाते हैं। इनर्शिया जो ऑब्जेक्ट का है वो उनकी स्टेट को चेंज होने के लिए रजिस्ट करता है, तो उनको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है टू मेक देयर बॉडीज टू कम इन टू द रेस्ट पोजिशन, और काफी दूर तक जाके वो क्या है, रेस्ट में आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे आपने ऐसा प्लेट दिया होगा, देखा होगा, जो चाय के लिए जब हम लोग यूज करते हैं, इसमें हम लोग ग्रूव्स बनाते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो क्या है, ग्रूव्स बना हुआ है, ठीक है। तो ग्रूव्स क्यों बनाते हैं, अगर आप फ्लैट होगा तो चाय अचानक से मान लो जल्दी से लेके गए, प्लेट पे आपने फोर्स लगाया, प्लेट आगे चला गया, चाय वहीं पर रह गया, चाय क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, आपका स्पिल आउट हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग क्या है, ग्रूव्स बनाते हैं, जिससे कि अगर आप फोर्स अप्लाई करें सडनली प्लेट के ऊपर, आप पुश या पुल करें, तो क्या है, वो ग्रूव्स जो चाय की कप है उसको क्या है, सपोर्ट देगा और उसको गिरने से बचाएगा। ठीक है, आप इसको आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं फ्लैट प्लेट लेके और ग्रूव्स वाले प्लेट को लेके, किसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो चाय को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, आप इसको घर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने ये भी बताया मैंने कि जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ही आप गाड़ी को हाई स्पीड से रन करा रहे हो, आपने देखा होगा काफी जब मेजर एक्सीडेंट होता है तो वहां पे चोट कहाँ से लगती है, आप हाई स्पीड से 100-120 की स्पीड से 4 व्हीलर को रन करा रहे हो, सडनली कोई ऑब्स्टेकल आया, ठीक है, या कहीं स्ट्राइक हुआ, तो बॉडी, वो कार क्या है, सडनली रेस्ट में आ जाती है, और सडन रेस्ट में आने की वजह से आपकी बॉडी तो क्या है, उसी स्पीड से मूव कर रही है, और आपकी बॉडी क्या है, उसी स्पीड से, फुल स्पीड से आगे मूव करना चाहेगी, और क्या है, आप जाके जो डैशबोर्ड है जो आपकी कार का, उसमें आप स्ट्राइक करते हो। इसीलिए हम लोग क्या है, सीट बेल्ट यूज करते हैं। सीट बेल्ट यूज करने का ये भी रीजन है कि सडन कहीं पे अगर आप ब्रेक लगाएं और जो भी है, तो उस केस में आपको जो सीट बेल्ट होगा वो आपको क्या है, इंजरी से रोकेगा। ठीक है, बट जब ह्यूज जो एक्सीडेंट होता है, सडन कोलिजन, सडन इम्पैक्ट होता है, तो उस केस में सीट बेल्ट भी काम नहीं करता है। ठीक है, वो ब्रेक हो जाता है और आपका पूरा शरीर डैशबोर्ड पे लगता है, या कई बार लोग शीशा तोड़ के बाहर निकल जाते हैं, वो इसीलिए होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज देयर बॉडी इज ट्राइंग टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर स्पीड वॉट एवर इज देयर बिफोर द कोलिजन। ओके, सो देर आर सम एग्जाम्पल्स, आप यहाँ से सारे एग्जाम्पल्स न्यूटन फर्स्ट लॉ के लिख सकते हो, कई बार एग्जाम में आता है और इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी आता है, तो ये सारे एक्सप्लेनेशन इसके साथ आप अटैच कर सकते हो। ठीक है, तो द जर्क व्हेन अ व्हीकल्स एक्सेलरेट और अप्लाइंग ब्रेक, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर एक्सप्लेनेशन के लिए आया, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आ रहा तो एग्जाम्पल लिख दो, एक्सप्लेनेशन के लिए जो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया आप उसको उसी अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, शेकिंग अ ट्री कॉज फ्रूट्स एंड लीव्स डिटैच्ड फ्रॉम द ट्री। नेक्स्ट, डस्टिंग अ कारपेट, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। वॉशिंग मशीन, ड्रायर, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया।
नेक्स्ट क्या है, मैराथन रनिंग बियॉन्ड फिनिश लाइन। जो मैराथन हैं वो क्या है, जो फिनिश लाइन है उसके बाद भी काफी दूर तक क्या है, रन करते हैं। इसका भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। नेक्स्ट, पैसेंजर गोज फॉरवर्ड और व्हेन ब्रेक अप्लाइड बाय अ बस ड्राइवर अब्रप्टली। जब बस ड्राइवर क्या है, सडनली ब्रेक अप्लाई करता है तो पैसेंजर क्या है, आपने देखा होगा कि आगे जाके गिर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। क्यों? इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है कि सडनली हमने बस को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। आपकी बॉडी बस से क्या है, अलग है, आपकी बॉडी उसी स्पीड को मेंटेन करना चाहेगी। इन दैट केस योर बॉडी विल गो टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको आप फील कर सकते हैं, ऐसा नहीं है इसमें कुछ भी कि जो आप फील ना कर पाए। ठीक है, आप बाइक पे बैठते हैं, दो लोग बाइक पे बैठते हैं, सडनली एक्सेलरेट और डिसलरेट करिए। ठीक है, ये जनरली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में होता है। क्या है, पीछे गर्लफ्रेंड को बैठा के क्या करते हैं, एक्सेलरेट या डिसलरेट, आपने देखा होगा ऐसा लोग करते हैं। तो वो वही केस है। या कहीं पे सडन ब्रेक आया तो क्या है, सडनली ब्रेक अप्लाई करना। तो ये सारी चीजें हैं। तो ग्रूव्स इज प्रोवाइडेड इन अ सॉसर फॉर द प्लेसिंग द टी कप। ये सेम है, ये वाला केस कि हम लोग क्यों ग्रूव्स प्रोवाइड करते हैं, जो आपकी प्लेट्स होती हैं, सॉसर जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, दैट इज इनर्शिया। जो ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है, जो टेंडेंसी है, जो क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, तो अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, दैट इज डू ऑल द बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया? आंसर इज नो। मैंने आपको बताया दैट इनर्शिया इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। जैसे कि ये पेबल्स हैं छोटे छोटे, इनका इनर्शिया अगर मैं कंपेयर करूं, यहाँ पे जो स्टोन है इसका मास क्या होगा, इसका मास ज्यादा होगा, इसका मास क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और इनका मास क्या होगा, होगा बट बहुत कम होगा। इन दोनों में कंपेयर करेंगे, अगर इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, तो m2 इज मच हायर देन m1, बहुत ज्यादा होगा, है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, दिस स्टोन इज ग्रेटर देन दिस स्टोन्स। बोथ आर स्टोन्स बट देयर मासेस आर डिफरेंट, दैट इज व्हाई द इनर्शिया विल बी डिफरेंट। अगर ये मूव कर रहे हैं, इनको स्टॉप करना इजी होगा एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों ने वहां पे देखा, स्टोन मैन का एग्जांपल हमने देखा कि वो रोल हो रहा था, तो केवल उसको स्टोन मैन ही स्टॉप कर सकता है, आप नहीं जाके स्टॉप कर सकते। बट ऐसा छोटा सा कोई पत्थर है आ रहा है तो उसको आप इजिली स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, हमने देखा था अभी वीडियोस के। क्लियर? अब वो शायद लास्ट टू लास्ट लेक्चर था, तो आप उसको अगर आपको देखना है दोबारा से आप वहां पे जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है इसका आंसर जो है क्या है, नो है। डू ऑल द बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया? इसका आंसर क्या है, नो है। क्यों? बिकॉज इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। हायर विल बी द मास, हायर विल बी द इनर्शिया, लोअर विल बी द मास, लोअर विल बी द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, अब बात आती है कि यहां से ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। दिस मींस इनर्शिया इंक्रीज विद इंक्रीज इन द मास एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन द मास। तो आप अगर नोट्स वगैरह बना रहे हो तो आप ऑब्वियसली इन सारी चीजों को आप लिख सकते हो। तो अगर आप देखें नोट्स को थोड़ा सा आप डेकोरेट करके बनाएं। डेकोरेट करके बनाने से क्या होता है ना कि आप जब भी नोट्स ओपन करोगे, माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा, आपको नोट्स खोलने के पढ़ने का मन करेगा। ठीक है, इसीलिए आप देखिए कि मैंने जो भी चीजें यहाँ पे बताया है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाया है, जिससे कि क्या है, जो भी माइंड क्या है, मैंने बताया कि काफी ज्यादा जो इमेज के फॉर्म में अच्छी चीजें हैं उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कहीं पे पार्टी चल रही है तो लोग क्या है, जो सबसे अच्छी चीज होती है, जो स्वीट्स वगैरह में जो ड्राई फ्रूट्स वाली चीजें हैं उस पर जो लोग ज्यादा भीड़ लगाते हैं, या जो टेस्टी ज्यादा होता है, स्पाइसी होता है। ठीक है, लोगों को जो बहुत ज्यादा फेमस कोई डिश है उस पर जो लोग ज्यादा भीड़ लगाते हैं। समझ में आ गया? तो वही है कि जो हमेशा जो नोट्स है उसको अट्रैक्टिव रहता है ना, तो आप जब भी रिवाइज करोगे तो आपका मन करेगा रिवाइज करने का, पढ़ने का मन करेगा।
ठीक है, और माइंड उसको रिटेन करने का लंबे टाइम तक। ऐसे रफ टाइप का नोट्स बनाओगे तो वो बहुत लंबे टाइम तक माइंड, एक तो पढ़ने का ही मन नहीं करेगा, बाद में समझ में भी नहीं आया कि मैंने लिखा क्या है, बट डेकोरेट करके लिखा है आपने तो आपको चीजें समझ में आती हैं। इसीलिए नोट्स को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाया जाता है, प्रॉपर अच्छे हैंड राइटिंग में बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जैसे यहाँ पे हैवी स्टोन है तो ऑब्वियसली इसका जो मास बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे इनर्शिया क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। अगर आप इसको अकेले, अगर आप चाहो इसको रोल कराना, दैट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। ठीक है, समझ में आ गया। बट छोटा सा स्टोन है, मास बहुत कम है, 1-2 kg या 4 kg का है, उसको आप इजिली मूव करा पाओगे। बट ये क्या है, लगभग 1 टन या 2 टन का जो ऑब्जेक्ट्स है, ये स्टोन है, इसको आपको मूव कराना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको हमें मूव कराना क्या है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे इनर्शिया क्या है, यहाँ पे एक्चुअली मास क्या है, मास इज वेरी हाई। तो यहाँ पे इनर्शिया भी क्या होगा, इनर्शिया भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। मास बहुत ज्यादा है तो इनर्शिया भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा इन दिस केस ऑफ स्टोन। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, पेपर्स हैं, पेपर ब्लॉक्स हैं। ठीक है, इनका मास क्या हो गया, मास इज वेरी लेस, तो इनर्शिया क्या होगा, ये भी क्या होगा, विल बी लेस। इनर्शिया क्या होगा, ये भी लेस होगा। तो इनको एक जगह से दूसरी जगह करना क्या होगा, बहुत आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा इनर्शिया उतना ज्यादा रेजिस्टेंस टू चेंज देयर स्टेट, और जितना कम इनर्शिया उस केस में क्या होगा, देयर विल बी लेस रेजिस्टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है, दैट मीन्स नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और रजिस्ट मोशन और रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो उसी को मैंने एक अलग फॉर्मेट में लिख दिया। तो ये सारी चीजें आप अपने नोट्स में रखिए, जिससे कि आपको क्या है, बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई। चलिए हम लोग देख लेते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है कि इनर्शिया कितने टाइप की होती है। तो अगर इनर्शिया की टाइप की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल है टाइप ऑफ इनर्शिया। अगर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट आपका क्या है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में है, अगर हम लोग को उसको मूव कराना है, वी हैव टू अप्लाई द फोर्स। विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स वी कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। इस केस में इसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, दैट मीन्स if he wants to change the state, that means we have if he wants to stop that particular object, in that case we have to apply a force, that is called inertia of rest. And another case, if object is moving in a particular direction and if he wants to change the direction, जैसा कि मैंने आपको क्रिकेट का एग्जांपल दिया था, ठीक है, क्रिकेट का जैसे हम लोगों ने एग्जांपल दिया था ना स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्ट क्या था, रेस्ट में था, फुटबॉल रेस्ट में था, अगर हमें उसको मूव कराना है, ठीक है, तो वी हैव टू अप्लाई द फोर्स, वी हैव टू किक दैट पर्टिकुलर फुटबॉल, देन ओनली वी कैन चेंज द स्टेट। और किक करने से क्या हो गया, वो मूव कर गया, और लेयर क्या था, रेस्ट में था, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई, जैसे आपने देखा होगा कि गोलकीपर है, उसको क्या करता है, फुटबॉल आ रहा होता है उसको स्टॉप कर देता है। तो अगर हमें उसको स्टॉप करना है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हमें फोर्स लगा के क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। विकेट कीपर है, बॉल आ रहा होता है हाई स्पीड से, उसको क्या करता है, कैच कर लेता है। ये सारा हम लोगों ने देखा है। तो अगर बॉल आ रहा है किसी वेलोसिटी से, अगर हम उसको रोकना है तो वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स। मोशन में है तो फोर्स अप्लाई करके रोकना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। दैट मीन्स अगर उसको मोशन में है, चेंज करना है स्टेट, तो वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स। और सेम केस में, जैसा कि अगर बॉल आ रहा है, ठीक है, किसी डायरेक्शन में, and if he wants to change the direction of that particular object, then we have to apply a force। और बॉल, बैट्समैन क्या करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है, तो जो बॉल है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। That means if he wants to change the direction of a moving object, if he wants to change the direction of a moving object, then we have to apply the external force, that is called inertia of motion। तो यहाँ पे वही है, 3 केसेस हैं
यहाँ पे मैंने मेंशन किया है तीनों को, दैट इज इनर्सी ऑफ रेस्ट, इनर्सी ऑफ मोशन एंड इनर्सी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, यही है। इनर्सी ऑफ रेस्ट क्या है? टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ये मैंने आपको बताया ऑलरेडी। एंड नेक्स्ट क्या है? टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन पर्टिकुलर, मूव इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन और मूव इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड इनर्सी ऑफ इनर्सी ऑफ डायरेक्शन जो है आपका, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या उसी डायरेक्शन में क्या होगा? मूव करना चाहेगा। एंड इफ यू वांट्स टू चेंज देन वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स, तो क्या हो गया? इनर्सी ऑफ डायरेक्शन हो गया। दैट मीन्स टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में रहना चाहेगा, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्सी ऑफ डायरेक्शन। एंड नेक्स्ट वन इज इनर्सी ऑफ मोशन। ये था इनर्सी ऑफ रेस्ट, ये है इनर्सी ऑफ मोशन। इनर्सी ऑफ मोशन भी मैंने आपको बताया कि टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? तो आई होप यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, जो कि बेस्ड है, एप्लीकेशन है। ठीक है, आपका फर्स्ट लॉ का मैं आपको एक बारी थोड़ा सा वो डेमो दिखा देता हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में। दैट इज एक्चुअली हाइपरलूप कॉन्सेप्ट इंडिया में, काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसमें होता क्या है कि इसमें एक हम लोग टनल बनाते हैं। ठीक है, जैसे एक टनल है, ठीक है, और इसमें एक पॉड है जिसमें पैसेंजर बैठते हैं, और विदाउट एनी जो पॉड है, ये जो पॉड है ये मूव करता है वेरी हाई वेलोसिटी से, आप देख सकते हैं 1200 किलोमीटर पर आवर से। और उसको मूव कराने के लिए जो मूव होता है उसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी फ्यूल नहीं यूज होता है। ठीक है, समझ में आ गया वो कैसे होता है? ये सारा को जो कॉन्सेप्ट है कैसे फर्स्ट लॉ पे डिपेंडेंट है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ, इन सारे एनिमेटेड वीडियो के साथ, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छा बनाते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।